राजस्थान में इस बार चुनावी तस्वीर क्या होगी? 25 नवंबर को क्या होने वाला है? 3 दिसंबर को नतीजे किसके लिए खुशियां लाएंगे और किसके लिए गम? क्या है एक एक सीट का सियासी समीकरण? आपको हम एक एक रीजन की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब बात हम कर लेंगे अजमेर रीजन की। अजमेर की बात करेंगे तो यहां पर 4 जिले हैं, 29 सीटें हैं। अजमेर जिला 8 सीटें, नागौर जिले में 10, भीलवाड़ा में 7 और टोंक में 4 सीटें आती हैं। 2018 के नतीजे अगर आप बात करेंगे अजमेर की तो 8 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। नागौर में 10 सीटों में से 6 कांग्रेस ने जीती थी, 2 पर बीजेपी और 2 पर आरएलपी रही थी। आप भीलवाड़ा की बात करेंगे तो 7 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी ने 5। और टोंक जिला जहां से 4 सीटें जहां पर हैं और 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। टोंक से इस बार सचिन पायलट चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार भी यहीं से उन्होंने ताल ठोकी थी, उसका असर देखने को मिला था। 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जीत हासिल हो पाएगी। क्या इस बार भी ऐसे ही रहने वाले हैं नतीजे या इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है या इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बात अजमेर की कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो अजमेर रीजन को लेकर आपका आंकलन क्या कहता है? क्योंकि टोंक जिला यहां पर है, सचिन पायलट बड़ा नाम है, क्या उनका प्रभाव अजमेर की बाकी सीटों पर पड़ेगा या बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आती है? देखिए, सचिन पायलट तो काफी मजबूत दिख रहे हैं अपनी सीट पे। और आप देखिए, अगर पूरे अजमेर रीजन की आप बात करें तो मुझे इस बार दिख रहा है कि जो अजमेर जो प्रॉपर सीट है जहां पर वासुदेव देवनानी जो लंबे समय से जीत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका चुनाव फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्दलीय रूप में जो ज्ञानचंद सारस्वत है वो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। किशनगढ़ में जो कि भागीरथ चौधरी जो कि सांसद है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सुरेश तांक जो निर्दलीय है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वहीं पर जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, अगर कुल मिलाकर आप इन तीनों रीजन की अगर आप बात करते हैं तो जो गुर्जर वोट है वो इस बार इंटैक्ट हुआ है। गुर्जर वोट प्रॉपर सचिन पायलट के साथ ही है। सचिन पायलट अपनी सीट तो जीतते हुए दिखाई दे, लेकिन निवाई से ही बगल में ही जो कि गुर्जर मूवमेंट चलाने वाले किरोड़ी बैसला के बेटे विजय बैसला चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नाराजगी है कि गुर्जर आए तो है लेकिन बाहरी है, उनके एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, यहां पर बीजेपी पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत हुई है। निर्दलियों के खड़े होने की वजह से थोड़े बहुत समीकरण बिगड़ सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं और जो ताबड़तोड़ प्रचार और दौरे हुए हैं, और स्पेशली गुर्जर, मीणा, जाट, राजपूत और सिंधी समाज जो है वो इस बार यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरे अजमेर में सिर्फ अजमेर शहर की अगर सीट छोड़ दे तो बाकी जो इलाके हैं उसमें केकड़ी भी आता है। केकड़ी जो कि रघु शर्मा का गढ़ है वो बहुत मजबूत है। रघु शर्मा के सामने शत्रुघ्न गौतम जो कि बीजेपी से खड़े हुए हैं, लेकिन ये मानता हूं कि रघु शर्मा इस बार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो कमोबेश बीजेपी के लिए फिर भी पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। तो अजमेर में कांटे की टक्कर है। राहुल जी, इसके पीछे क्या सचिन पायलट की खींचतान रहना, सचिन पायलट की नाराजगी रहना, सचिन पायलट को सीएम ना बनाना, बार बार उनसे वादे करके उस वादे को ना निभाना, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आते हैं और उसमें एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत हैं, और वो कितना भी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। हमने पिछले दिनों सारा देखा था कि किस तरह तस्वीरों में राहुल गांधी गए तो किस तरह से उन्होंने हाथ मिलवाया और किस तरह से ये सब तस्वीरें सामने आई। तो कोशिश ये है कि दोनों को एक साथ दिखाएं, वो बयान भी ऐसे दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात साफ है कि सचिन पायलट का जो पूरा वोट बैंक है, जो गुर्जर वोट बैंक है, वो क्या सचिन पायलट की अपनी सीट में तो साथ देगा, लेकिन क्या वो ओवरऑल साथ देगा कांग्रेस का, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में कई लोग ये मानते हैं कि ये जो वोट बैंक है ये जो है बीजेपी की तरफ इसका झुकाव है। अभी हम अजमेर जो जिला है उसकी 8 सीटों की भी बात कर रहे थे। यहाँ पर भी ना 8 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन 5 सीटों पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ तो वहाँ पे कोई बागी खड़ा है या फिर वहाँ पर छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं, जिसके कारण वो त्रिकोणीय मुकाबला होता है। और ये जो इशू है, मैंने पहले भी आपको कहा, ये जो बागियों का इशू है, ये जो त्रिकोणीय मुकाबलों का इशू है, ये जो है दोनों पार्टियों को दिक्कत देगा।
देखो इस बार कई बागी ताल ठोक रहे हैं और मजबूती से वो नजर भी आ रहे हैं लड़ते हुए। ये बागी कितना खेल बिगाड़ेंगे तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के ढूंढाड़ इलाके की बात कर लेते हैं, ढूंढाड़ रीजन की बात कर लेते हैं, जो कि यूपी, एमपी और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। वहां का चुनावी समीकरण आपको समझाते हैं। 4 जिले आते हैं इस रीजन में, 32 सीटें आती हैं। जयपुर जिला, दौसा जिला, टोंक जिला, सवाई माधोपुर जिला इसी रीजन में आता है। यूपी, एमपी, हरियाणा से सटा हुआ एरिया है। जाट, गुर्जर और मीणा जो है वो यहां पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं वोटर्स, निर्णायक भूमिका में रहते हैं वोटर्स, और इन्हीं को साधने की जो कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। 4 जिले, 32 सीटें, यूपी से लगता हुआ इलाका है। जिस पूर्वी राजस्थान की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस पूर्वी राजस्थान की जो सीटें हैं वो इस इलाके में आती हैं। 2018 का नतीजा ये कह रहा है कि 20 सीटें यहां पर कांग्रेस ने जीती थी, 6 सीटों पर सिर्फ बीजेपी सिमट गई थी। सरकार कांग्रेस की बनी थी। 2013 में 1 सीट सिर्फ यहां पर कांग्रेस जीत पाई थी। 28 सीटें बीजेपी ने इस रीजन में जीती थी, सरकार बीजेपी की बनी थी। 2008 की अगर आप बात करें तो 13 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कुल 11 सीटें मिल पाई थी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो जितना मजबूत होता है इस इलाके में सरकार उसकी बनती है, और इसी को साधकर पिछली बार कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। क्या इस बार भी कांग्रेस इस रीजन को साध पाएगी या बीजेपी का जो समीकरण है वो बेहतर तरीके से इसे डिकोड कर पाएगा? इस रीजन को साधने के लिए देवेंद्र क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है? कैसे बड़े चेहरों को चुनौती दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी का समीकरण, और जो खोई हुई जमीन है उसे वापस तलाश पाएगी बीजेपी? जयपुर में आप देखें तो जयपुर संभाग में खासतौर पे कुछ शहरी क्षेत्र की जो सीटें हैं वो सरप्राइजिंगली बीजेपी के लिए कुछ मुसीबत का काम कर रही हैं, और वहाँ पे जो विरोधी खड़े हो गए या बगावती जो खड़े हो गए, उन सब समस्याओं को चलते बीजेपी को वहाँ पे समस्या आ रही थी, जिसका नतीजा आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का एक रोड शो भी रखा गया है जयपुर में, और उसका मकसद ये है कि जहाँ पे रोड शो करेंगे बाकी सारी सीटों पर भी उसका मैसेज जाए। दूसरी तरफ टोंक के बारे में आप बात कर रही थी, जैसे टोंक में आप देखें तो रमेश विदुड़ी का भेजा जाना सिर्फ इस लिहाज से नहीं था कि उसको एक पोलराइजेशन फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है, बल्कि बीजेपी में गुर्जरों के सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं, और गुर्जर बाहुल्य वो सीटें हैं वहाँ पे, तो उस लिहाज से रमेश विदुड़ी को भी वहाँ पे भेजा गया। तो ग्राउंड इक्वेशन ये करने की कोशिश की गई है कि 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट को फिक्स करके और वहाँ पर बाहरी नेताओं को भेजकर वहाँ पर उसका मैनेजमेंट दिया गया है, ताकि एक एक कार्यकर्ता को ये मैसेज दिया जा सके कि दिल्ली क्या चाहता है और किस हिसाब से आपको काम करना है। और इस संभाग में पार्टी उम्मीद कर रही है कि ये इक्वेशन काम करेगा। रमेश विदुड़ी का जाना क्या कोई मदद कर पाएगा मनीष, टोंक जिले में खासकर? और ये जो सिर्फ 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी थी, इन 6 सीटों में कितना इजाफा बीजेपी कर सकती है, कितना प्लस कर सकती है और कितना लूज कांग्रेस कर सकती है? देखिए, रमेश विदुड़ी को एक बड़े नेता के तौर पर उतारा तो गया है, लेकिन सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं दिखाने वाला। दूसरी बात, मैं ये पूर्वी राजस्थान के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इसको हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट का ये होम ग्राउंड है। अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गुर्जर और मीणा दोनों ने एक साथ मिलकर वोट किया, वो सिर्फ सचिन पायलट की वजह से। दूसरी बात यह कि पूर्वी राजस्थान की वजह से ही कांग्रेस सरकार में आई थी, और पिछली बार जिस तरीके से सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान में अपने लोगों को टिकट दिया और सचिन पायलट ने दौरे किए, उसकी वजह से पूरी तरीके से लगभग भरतपुर में तो क्लीन स्वीप हो गई थी बीजेपी। इस बार सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में नहीं गए। ईआरसीपी के लिए एक बहुत बड़ी एक यात्रा कांग्रेस निकालने वाली थी जिसमें सचिन पायलट को जाना था, वो यात्रा टाल दी गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, सचिन पायलट सीएम नहीं बने, जिसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में नाराजगी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जितने भी नेता पूर्वी राजस्थान में जो जीते हैं उनके लिए भारी एंटी इनकम्बेंसी, और इस बार जब कांग्रेस ने टिकट दिए हैं तो ये चेहरे बदले नहीं गए हैं, इसको लेकर बहुत नाराजगी है, स्पेशली गुर्जर और मीणाओं में। और इन दोनों का इंटैक्ट होने की वजह से ही पहली बार ऐसा हुआ था जब पूर्वी राजस्थान बहुत ही मजबूत हुआ था कांग्रेस का, और वहां पर भारी मतों से कांग्रेस जीती थी, जिसकी बदौलत सरकार बनी थी। सचिन पायलट के दौरे ना करना, सचिन पायलट के लोगों को वहां पे तरजीह ना मिलना, सचिन पायलट वहां पर जिस तरीके से सक्रियता ना निभाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदे में होता दिखाई दे रहा है। आपका आंकलन समीर जी इसमें क्या कहता है? क्या कांग्रेस अपनी ही गलतियों की वजह से पूर्वी राजस्थान, जिसे जीतने की वजह से वो सत्ता में आई थी, उसमें नुकसान उठा सकती है? बिल्कुल, मेरा आकलन है कि मनीष ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि सचिन पायलट को जिस हिसाब से नजरअंदाज किया गया पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी, मुझे लग रहा है उसका खामियाजा कांग्रेस को इस बार पूर्वी राजस्थान में भुगतना पड़ेगा। पूर्वी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक है,
आप देखिए पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने वहां जो सीटें जीती थी वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, फिर अशोक गहलोत की सरकार को मजबूती आई थी। इस बार मुझे लग रहा है फिर से बहुजन समाज पार्टी वहां 4 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में, वहां पर जेजेपी का भी कैंडिडेट खड़े हुए, जेजेपी भी वहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है 1-2 सीटों के अंदर। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जाट बहुल सीटें जो है वहां पर, इसके पहले सतीश पुनिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने काफी पूर्वी राजस्थान का दौरा किया था और जाटों का बहुत संगठित किया था। तो मुझे लग रहा है इस बार जाट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं और गुर्जर का एक बड़ा वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। तो इस स्थिति में पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन सतीश पुनिया के बारे में पाजी आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि अपनी सीट उनकी बहुत मुश्किल में है और फंसी हुई सीट है, और समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ लगभग सार्वजनिक तौर पर उन्होंने तनातनी दिखाई थी, उसका खामियाजा अभी वो भुगत रहे हैं और यही केस राजेंद्र राठौड़ के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल, अभी तो ऑल इज वेल होने का दावा इन दोनों ही नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। वसुंधरा राजे के साथ दोस्ती हो गई है, ऐसी भी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर क्या मैसेज जा रहा है ये देखना बहुत दिलचस्प है और इसी पर टिका हुआ है इनका अपना चुनाव। लेकिन इन सब के बीच राहुल जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंपैक्ट को आपसे समझना चाह रही हूं। जैसे पीएम शहरी इलाकों में रोड शो करेंगे और जितने एग्रेसिव वो अब चुनाव प्रचार में हुए हैं, क्या इससे सीटों में कोई उलटफेर होता है, कोई इजाफा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चुनाव जो लड़ा जाता है वो 2 डिफरेंट तरीकों से लड़ा जाता है। बीजेपी जो है पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सशक्त और सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है जिनके नाम पर वोट आते हैं। एज ए पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस में जब चुनाव लड़ा जाता है तो वहां पे इंडिविजुअल्स जो खड़े किए जाते हैं कैंडिडेट्स, उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैं राजस्थान की एक और बात आपको कहूंगा, मेवाड़, ढूंढार और जो मारवाड़ है, ये 3 रीजन जो पार्टी साध लेगी वो पार्टी राजस्थान में चुनाव जो है जीत जाएगी। इसमें सबसे बड़ा चंक है, 61 सीट्स एक चंक है जो कि मारवाड़ का रीजन है, 58 एक और चंक है और 40 कुछ सीटों का एक और चंक है। तो ये ऐसा सीधा दिखाता है कि ये जो रीजन है इसको जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में मैं ये भी कहूँगा कि जो राजस्थान से खबरें हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में जो इतिहास रहा है, उसके बाद जो बीजेपी का कैंपेन रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का जो कैंपेन रहा है, उसके कारण बीजेपी को वहां पे काफी एडवांटेज है। यानी आप कह रहे हैं मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मनीष, मैं इन तीनों रीजन पर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बड़े चेहरों की कि किस तरीके से राजस्थान में बड़े फेसेस बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं। राजस्थान के चुनाव में इस बार जो तस्वीर नजर आई है वो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। चुनाव एमएलए का हो रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं एमपी। बीजेपी ने अपने कई सांसदों को चुनावी मुकाबले में उतार दिया है। जोटवाड़ा विधानसभा सीट से जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। तिजारा सीट से अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ चुनावी मैदान में हैं। सवाई माधोपुर से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। मंडावा सीट से झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खीचड़ को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और विद्याधर नगर सीट से राजसमंद की सांसद दिया कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। किशनगढ़ से अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी, सांचौर सीट से जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल मैदान में उतरे हैं। तो इन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सांसदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है विधायकी का चुनाव जीतने के लिए। ये जो सांसदों की सीट है मनीष, इसमें से कौन सी ऐसी सीट है जो टफ कही जा सकती है, या कौन सा ऐसा सांसद है जिसकी सीट मुश्किल में पड़ सकती है? खबरें थी राज्यवर्धन की सीट को लेकर कि बागी वहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, जोटवाड़ा जो राज्यवर्धन की सीट है फिलहाल वो तो वहां पे जो बागी राजपाल सिंह शेखावत जो वसुंधरा के खेमे के थे वो फिलहाल अब बैठ चुके हैं। वो फिलहाल बहुत बड़ा खेल नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इन जितने भी सांसद थे इसमें 2 ऐसे सांसद हैं जिनकी मुझे लगता है कि सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक जालौर से देवजी पटेल और अजमेर से जो भागीरथ चौधरी हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर ही ये 2 जो चेहरे हैं इन यहाँ पर कांटे की टक्कर है। बाकी जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, बालकनाथ हो या नरेंद्र खीचड़ हो, ये अपनी सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि बहुत ही स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी ने टिकट बांटे। जब पहले 41 की सूची निकाली थी जिसमें इन सांसदों का नाम था, इसमें वो सीटें थी जो 39 सीटों पे बीजेपी हार गई थी। और जब हेवी वेट ये बड़े चेहरे उतार दिए गए तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। दिया कुमारी विद्याधर नगर से लड़ रही है चुनाव, राजसमंद से सांसद है, जो कि परंपरागत सीट मानी जाती है बीजेपी की। नरपत सिंह राजवी थे, हालांकि उसके बाद नाराज हो गए थे। बालकनाथ जो कि अलवर से सांसद है, तिजारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव
चुनाव होगा। तिजारा जो कि हरियाणा से लगती हुई सीमा है, नूह में जो दंगे हुए थे उसके बाद आदित्यनाथ योगी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे, बुलडोजर की चर्चा हुई है और तमाम बातों की चर्चा हुई है। फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बालकनाथ। नरेंद्र खीचड़ जो देखिए पहले विधायक थे, रीटा चौधरी को उन्होंने हराया, उसके बाद सांसदी का चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव जीते और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको उसी सीट पर उतारा। उनके सामने रीटा चौधरी ही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से चुनाव उनको झोटवाड़ा जो कि राजपूत और जाट बाहुल इलाका माना जाता है, उनके सामने कांग्रेस ने बहुत बड़ा हेवी वेट नहीं उतारा क्योंकि लालचंद कटारिया यहां से थे। लालचंद कटारिया कैबिनेट मिनिस्टर है कांग्रेस में, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की लोकप्रियता है, जयपुर ग्रामीण से सांसद है जो कि झोटवाड़ा में वो सीट आती है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि प्लस पॉइंट गई है बीजेपी में। और इसकी वजह से मैं मानता हूं कि विद्याधर नगर और जो झोटवाड़ा है जहां पर दोनों सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और इस पे कांटे की टक्कर नहीं मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, जालोर और जो किशनगढ़ की जो सीटें हैं जहां पर दो सांसद हैं, इनकी दोनों की सीट कहीं ना कहीं मानता हूं कि फंसी हुई है। यानी कुल मिलाकर जो एक दाव बीजेपी ने चला था, ये सफल दाव हो सकता है। हालांकि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, 25 नवंबर को उससे पहले वोटिंग होनी है, तभी ये तय हो पाएगा कि ये कितना दाव बीजेपी का सफल हुआ है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं हम हॉट सीट की। हॉट सीट पर कौन कितना दावेदार है और कौन सी सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, तो वो है सरदारपुरा सीट। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट है, जोधपुर में आती है। उनका मुकाबला बीजेपी के महेंद्र सिंह राठौड़ से है। झालरापाटन सीट से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस के रामलाल चौहान से है। टोंक सीट से कांग्रेस के सचिन पायलट मैदान में है, उनके सामने बीजेपी से अजीत सिंह मेहता हैं। लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव मैदान में हैं। बीकानेर वेस्ट से बीडी कल्ला चुनावी मैदान में हैं। तो सरदारपुरा सीट जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में है, हालांकि सीट की चर्चा रही जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बहुत कोई मजबूत चेहरा अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी उतार सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी चल रहा था, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा था कि जो अशोक गहलोत को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच अब चुनावी मैदान में तमाम जो चेहरे हैं वो उतर चुके हैं। सरदारपुरा सीट की अगर बात कर लें राहुल जी, तो ये सीट मजबूत है हर लिहाज से कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत के लिए। देखना यह होगा कि जीत का मार्जिन कितना होता है, क्या इजाफा कर पाएंगे जीत के मार्जिन में, या बीजेपी के कैंडिडेट चुनौती दे सकते हैं अशोक गहलोत को। देखिए, अशोक गहलोत की जहां तक बात करते हैं, अशोक गहलोत खुद जो है, उन्होंने जिस तरह का काम राजस्थान में किया है, उनको खुद को अगर हम असेस करें तो वो उन पे कोई ऐसा आरोप भी नहीं है और उनको लेकर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो जो है अपना चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है अशोक गहलोत जो है इस सीट से बहुत कंफर्टेबली जीत जाएंगे। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस इस बार जो है शायद राजस्थान का चुनाव ना जीत पाए। आपको ऐड करना। हाँ, जोधपुर को लेकर भी बात करना चाहता हूं कि जोधपुर के जो पूर्व महापौर थे रामेश्वर दाधीच कांग्रेस के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो अशोक गहलोत के बहुत करीबी थे। तो मुझे लग रहा है अशोक गहलोत के लिए एक बड़े एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री रहते उनके गढ़ से उनके करीबी मित्र ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, क्योंकि अशोक गहलोत ने उन्हें वादा किया था कि उन्हें टिकट देंगे, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा सेटबैक है जोधपुर के अंदर। और लेकिन अशोक गहलोत खुद सीट जीतेंगे, लेकिन आसपास की सीटें वो जितवा देंगे, इसकी संभावना बहुत कम है जोधपुर। मनीष भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मनीष, देखिए, जोधपुर में मानता हूं कि हाँ, अशोक गहलोत चुनाव जीतेंगे, लेकिन अशोक गहलोत के माथे पर पसीने आ गए। महेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं वो देखिए, आप बीजेपी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा। भुज में प्रभारी थे, गुजरात जब चुनाव हो रहे थे तो वो भुज बहुत ही डिफिकल्ट सीट थी, वो जिता के लेके आए थे। और जब दंगा हुआ उसके बाद जिस तरीके से जोधपुर सीट पे जो ध्रुवीकरण हुआ है, और अब 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है वहां पर, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के माथे पर पसीने आ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जोधपुर शहर की जो ईस्ट और वेस्ट जो सीट है, वहां पर बहुत पुरानी जो विधायक थी, उनके घर पर अचानक से अशोक गहलोत पहुंच गए। हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, तो वहां पर एक ब्राह्मण वोट बैंक चलाने की कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से उनको अपने पास लाया जाए। रामेश्वर दाधीच जो कि बहुत पुराने साथी हैं अशोक गहलोत के, वो नाराज हो गए। पहले तो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है सूरसागर सीट पे। जोधपुरी रीजन में एक सबसे बड़ी सीट है जो कि जहां से दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ रही है, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि दिव्या मदेरणा ने खुल के विरोध किया है हमेशा से अशोक गहलोत के लिए। हालांकि दिव्या मदेरणा की भी सीट खुद भी फंसी हुई, क्योंकि भैरव राम सियोल ठीक है मनीष, अपने सीट पर सेफ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कांटे की टक्कर जरूर कर दी है। बीजेपी ने मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश तो जरूर की है अशोक गहलोत की। कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं, जोधपुर रीजन की 10 सीटों पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।